दिसंबर की कड़क ठंड अपने पूरे चरम पर थी। इस ठंड के समय जब आधे से अधिक संसार अपनी अपनी रजाई ताने जीवन के स्वर्णिम स्वप्न का आनंद ले रहा होता है, उस समय नीलम अपनी नरम बिस्तर के गर्माहट को छोड़ एक नई जंग के लिए जाग जाती हैं। आज का दिन उसके लिए इस पर या उस पार जाने के फैसले का दिन था। पिछले 2 महीने उसके लिए बहुत मुश्किल भरे थे, जिसमें न जाने कितनी बार वह अपने दिल और दिमाग के लड़ाई में खुद को हारा हुआ महसूस करती थी। हर सुबह जब वह घर से निकलती तो फैसला करके निकलती थी कि आज वह रवि के साये से भी दूर रहेगी, और अगर ऑफिस में किसी ने भी उन दोनों के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा कहा तो वही सबके सामने उसे अपने चप्पलों का माप उसके गालों पर दिखा देगी। परंतु जैसे ही वह बस स्टॉप पर रवि से मिलती तो न जाने किस मोहपाश में बंध कर उसके करीब चली जाती, और फिर बस स्टॉप से लेकर ऑफिस तक दोनों साथ ही साथ नजर आते। रवि के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां ऑफिस में भी एक चर्चा का विषय बन गई थी। सामने तो किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, परंतु उन दोनों के पीठ पीछे न जाने कितनी तरह की बातें होते रहती थी। ऑफिस के कुछ सहेलियों ने नीलम से पूछा भी था कि आखिर चक्कर क्या है, पर वह सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती। आखिर उसे भी तो मालूम नहीं था कि आखिर चक्कर क्या है। नीलम की रवि से मुलाकात एक सहेली पूजा की शादी में हुई थी। रवि पूजा के भाई का दोस्त था। शादियों वाले घर में जब काम बढ़ जाता है तो नाते रिश्तेदारों से ज्यादा दोस्त ही काम आते हैं। इसलिए नीलम और रवि दोनों ही अपने अपने दोस्तों की मदद करने के लिए शादी के दिन सुबह से ही जमे हुए थे। शादी के माहौल में ही रवि और नीलम एक दूसरे के बारे में जानते हैं और मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसकी भनक पूजा को भी लग गई थी। अपनी शादी के बाद पूजा ने रवि और नीलम की शादी करवाने के लिए कोशिश भी की, परंतु जमाने के दकियानुसी बातें अर्थात अलग अलग जाति होने के कारण दोनों के ही परिवार वाले के लिए तैयार नहीं हुए। तब तक नीलम और रवि मन के साथ साथ तन से भी एक हो गए थे, परंतु रात गई बात गई के तर्ज पर दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं, और इस बीच नीलम की शादी एक बैंक मैनेजर संजित के साथ हो जाती है, और शादी के बाद वह अपने पतिदेव के साथ इंदौर आ जाती हैं। अब बैंक कर्मचारियों को तो वैसे ही एंटी सोशल एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनका सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक का पूरा दिन तो बैंक में ही बीतता है। समाज को देने के लिए इनके पास समय ही कहाँ रहता है। संजित बाबू भी दिन भर बैंक के कामों में ही बिजी रहते, जिससे नीलम घर में अकेले बोर होने लगी, और इसी बोरियत को दूर करने के लिए उसने भी एक प्राइवेट कंपनी में कंसल्टेंट के रूप में नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ दिन तो मियां बीवी दोनों एक साथ ही ऑफिस के लिए अपने कार से निकलते, परंतु बाद में संजित का तबादला उल्टे दिशा के दूसरे ब्रांच में हो जाने के कारण नीलम को ऑफिस जाने के लिए सरकारी बस का ही सहारा लेना पड़ा। संजित के माँ पिताजी दोनों ही बैंक कर्मचारी थे, तो उन्हीं का अनुसरण करते हुए वह भी बैंक में ही नौकरी करने लगा। घर में रुपए पैसे की कभी कमी रही नहीं, तो इसलिए रुपए को खर्च कैसे कैसे किया जाए यह संजित को अच्छी तरह मालूम था। कॉलेज के दिनों से ही अपने दोस्तों के साथ, जिसमें लड़कियां भी होती थी, कभी नाइट क्लब तो कभी फार्म हाउस की रंगीन पार्टियां का वह रेगुलर कस्टमर था। शादी के बाद यह सब बातें उसने अपनी पत्नी नीलम को भी बता दिया था। शादी के बाद भी अक्सर पार्टियों में वह जाया करता था, लेकिन उन पार्टियों में अपनी पत्नी को ले जाना उचित नहीं समझता था। उसके अनुसार अच्छे घर की लड़कियों को इन पार्टियों में जाना शोभा नहीं देता था। नीलम को भी पहले लगता था शादी के पहले की आदत है, जो शादी के बाद धीरे धीरे छूट ही जाएगी। अब उसे कौन बताता कि कुछ आदतें ऐसी भी होती है
जो मनुष्य मजबूरन नहीं बल्कि अपनी इच्छा से ढो रहा होता है, जो मरते दम नहीं छूटती। बैंक में नौकरी करने वालों के लिए यह भी भ्रांतियां सुनने को मिल ही जाती हैं कि बैंक अधिकारियों को सैलरी के अलावा अलग से बहुत तरह के भत्ते भी मिलते हैं, जो इतनी अधिक होती हैं कि इन भत्तों के सहारे ही कई अधिकारियों ने अपने लिए रखैल भी पाल रखे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी संजित के लिए भी सुनने में आ रही थी, जिसे लेकर संजित और नीलम में अक्सर झगड़े भी होते रहते थे, परंतु इन आरोपों को संजित पूरी तरह से मानने से इनकार कर देता था। इन छोटे बड़े झगड़ों के बीच भी नीलम और संजित अपनी अपनी जिंदगी को मजे में जी रहे होते हैं। रवि वैसे तो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, परंतु लड़कियों के मामले में वह हमेशा से ही धनी रहा है। कहने का मतलब है कि उसके जीवन से एक लड़की जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। नीलम भी उसके जिंदगी में कोई पहली लड़की नहीं थी और न ही आखिरी। गुड और स्मार्ट लुकिंग होने के साथ साथ रवि पढ़ाई में भी होशियार था, तो कॉलेज के दिनों से ही रवि के बहुत सारे लड़कियों से चक्कर चले। कुछ के साथ तो बात शादी तक भी पहुंची, पर हर बार किसी न किसी कारण से उसका शादी हो नहीं पाया। इन सब के बावजूद रवि में एक बात अच्छी थी कि कभी भी किसी लड़की को उसके कारण परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि ब्रेकअप के बाद भी बहुत सारी लड़कियां अभी भी उसके संपर्क में थी। अब ये संपर्क नाजायज था या जायज, यह तो तर्क करने वाली बात थी। नौकरी मिलने के कुछ ही दिनों बाद रवि की कंपनी ने रवि को प्रमोशन देकर इंदौर भेज दिया, जिसका ऑफिस नीलम के बिल्डिंग में ही था। इंदौर आने के बाद रवि जब नीलम से मिला तो उन दोनों के बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी। अब पता नहीं जानबूझकर या फिर अनजाने में ही रवि ने अपना मकान नीलम के बगल के कॉलोनी में ले लिया। अब दोनों को एक ही जगह जाना होता है, तो दोनों साथ साथ एक ही बस में ऑफिस आना जाना करते हैं। अब नीलम के जिंदगी में दो पुरुषों का प्रवेश एक ही समय में हो गया था। एक उसके पति परमेश्वर संजित, तो दूसरा उसका भूतपूर्व प्रेमी सह वर्तमान मित्र रवि। ऐसा भी नहीं है कि नीलम को दोनों ही रिश्ते की मान मर्यादा या लिमिट का पता नहीं था और वह इस लिमिट के अंदर ही रवि से मेलझोल बनाए रखती थी। परंतु जब वह उसके पति के नाजायज रिश्ते के बारे में जान टूटने लगी, तो अपने दुखों को साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति रवि ही नजर आता था। अब नीलम पति पत्नी के आपसी झगड़ों के बारे में भी रवि को बताने लगी, जिससे रवि को भी नीलम के करीब आने का मौका मिलने लगा। इधर संजित से रोज रोज के झगड़ों के कारण नीलम उससे दूर होते जा रही थी और उधर रवि इसका फायदा उठाकर नीलम के दिलों दिमाग में छाता जा रहा था। रवि जाने अनजाने में कई बार नीलम को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि वह अब भी नीलम से बहुत प्यार करता है। अब रवि भी तो नीलम का पहला प्यार था, तो कहीं न कहीं वह अब भी उसे मन ही मन चाहती तो थी ही। कई बार नीलम संजित से झगड़ा कर रवि के घर पहुंच जाती और इन्हीं कमजोर पलों का फायदा उठाने का रवि भरपूर चेष्टा करता, परंतु नीलम अपने आप को किसी न किसी तरह इन कमजोर पलों में भी टूटने नहीं देती। इधर रवि और नीलम के चर्चे उसके ऑफिस से होते हुए संजित के कानों तक भी पहुंचने लगी। संजित खुद भले ही कितना भी आवारा और अय्यास किस्म का व्यक्ति था, परंतु उसका पुरुषवादी मानसिकता यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी का किसी पराये पुरुष से संबंध है। अब उनके बीच पिछले दिनों से संजिन और उसके रखैल को लेकर ही नहीं बल्कि नीलम और रवि को लेकर भी झगड़े होने लगे। पिछली शाम जब पूरे शहर में घनघोर बारिश हो रही थी, तो किसी कारणवश संजित बैंक से जल्दी घर के लिए निकल जाता है और जब बस स्टॉप को क्रॉस कर रहा होता है तो देखता है कि नीलम और रवि एक ही छतरी में एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं। इस बात को ही केंद्र कर शाम को नीलम और संजित में बहुत झगड़ा होती है
और संजित नीलम को गुस्से में चरित्रहीन, वैश्या और न जाने जाने क्या क्या कह देता है और बात उन दोनों के तलाक तक पहुंच जाती है। गुस्से में नीलम उसी समय घर छोड़ रवि के घर पहुंच जाती है और रवि से सारी बात बताती है और कहती है, मैं कल ही वकील से बात कर संजित से तलाक की कार्रवाई शुरू करवाती हूँ और उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। पर रवि कहता है कि शादी करने की क्या जरूरत है, आजकल तो बहुत सारे जोड़े बिना शादी किए भी हंसी खुशी एक साथ रह रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के तरह रह लेंगे। नीलम ऐसे किसी भी नाजायज या असामाजिक रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं होती हैं और वह रवि से शादी के लिए फोर्स करने लगती हैं। रवि उसे बहुत सारे तर्कों से लिव इन रिलेशन में रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है और जब नीलम किसी भी तरह नहीं मानती तो वह कहता है कि तुम्हारा शादी के पहले भी मेरे साथ शारीरिक रिश्ता था और हो सकता है मेरे अलावा भी किसी और से तुम्हारा रिश्ता रहा हो। अभी भी तुम अपने पति के साथ रहते हुए भी मुझसे मिलती ही रहती हो। हाँ, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सका, परंतु इसकी कोई गारंटी भी नहीं कि मुझसे शादी के बाद तुम्हारा किसी और से चक्कर न चले। आखिर तुम्हारे जैसे चरित्रहीन और आत्मनिर्भर लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, तो अगर लिव इन में रहना है तो मेरे साथ रह सकती हो, वरना जो तुम्हारी मर्जी में आए वो करो। अपने पति से वैश्या और चरित्रहीन की उपाधि का बोझ तो सही से नीलम संभाल भी नहीं पाई थी कि उसे फिर से अपने भूतपूर्व प्रेमी और सबसे अच्छे दोस्त से भी वही तमगा दोबारा मिल गया। दोनों लोगों से मिले एक ही तरह के सम्मान को लिए हुए किसी तरह वह एक होटल में पहुंचती है और वहीं रात गुजरने के लिए एक कमरा ले लेती हैं। ठंड का मौसम और ऊपर से बारिश, तापमान 0 के पास पहुंचा हुआ था, परंतु नीलम को होटल का बिस्तर रेगिस्तान के गर्म रेत की तरह तड़पा रहा था। रात भर वह यही सोचती रहती है कि शादी के पहले जब तक रवि के साथ थी तब तक सिर्फ उसी के बारे में सोचती थी, उसके अलावा किसी से न कोई लगाव था, न ही कोई रिश्ता, उससे शादी न हो पाई। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और जब संजित से मेरी शादी हो गई तो उसे ही पति परमेश्वर माना। हाँ, रवि का फिर से मेरे जिंदगी में आ जाने के बाद उसके तरफ कुछ झुकाव तो था, परंतु वह भी एक दोस्त की तरह, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। परंतु उन दोनों का ही पहले भी कई लड़कियों से रिश्ता रहा और अब भी है। फिर भी वो दोनों चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। आखिर यह कौन सी मापदंड है जिसमें पुरुष और स्त्री के चरित्र को मापने के लिए अलग अलग पैमाना का उपयोग हो रहा है? संजित ने जब मुझसे तलाक मांग ही लिया था तो आखिर मैं क्यों रवि के पास गई? क्या मैं अकेले अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकती हूँ? आखिर कब तक एक स्त्री को पुरुष के सहारे ही जीवन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? आखिर कब तक इस रूढ़िवादी समाज के विचारों का शिकार एक औरत होती रहेगी? आखिरी कब तक चरित्रहीन एक नारी ही चरित्रहीन कहलाएगी? इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वह एक दृढ़ निश्चय कर लेती है कि उसे न तो अब संजित की जरूरत है और न ही रवि जैसे किसी और पुरुष की। उसे भी अपने जीवन को बेहतर और इज्जत के साथ अकेले जीने का पूरा अधिकार है और नए जीवन के शुरुआत और समाज के रूढ़िवादी विचारों से जंग के लिए कमर कस नई शुरुआत के लिए निकल पड़ती हैं।